हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से स्टडी करते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी। और कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आज हमका ये दोस्तों लेक्चर नंबर 24 है, जिसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों मिलावे में क्षतिकर पदार्थों का परीक्षण। मतलब हम आज एक ऐसी चीज़ पढ़ने वाले हैं मिलावे में जो कहीं ना कहीं हमारी जो कंक्रीट बन के तैयार होती है उसको डिफेक्ट करती है, उसको प्रभावित करती है। ठीक है ना? तो कौन कौन से ऐसे पदार्थ हो सकते हैं हमारी कह सकते हैं एग्रीगेट में जो हमारी कंक्रीट को प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा आज का हमारा परीक्षण, मिलावे में क्षतिकर पदार्थों का परीक्षण। यानी कि हम कहेंगे, यहाँ देखिए एल है, टी नहीं है, DELE। ठीक है, डेलिटीरियस मटेरियल टेस्ट ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, ये एल बना हुआ, थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, तो इनका हम आज क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि जो एग्रीगेट होता है उसमें ये कह सकते हैं जो आपके डेलिटीरियस मटेरियल हैं, क्षति पहुंचाने वाले जो पदार्थ है वो कहाँ से जाते हैं। ठीक है, जब ये पता चलेगा तो फिर हम ये जानेंगे कि इनमें प्रभाव क्या क्या ये उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब इनको क्यों दूर करना चाहिए और फिर कैसे दूर करना चाहिए ये जानेंगे। तो ये आते कहाँ से? ठीक है, तो अगर दोस्तों हम बात करें एग्रीगेट की, बात करें अगर हम एग्रीगेट की, और एग्रीगेट में सपोज मैं ले लेता हूँ सैंड। जैसे मैं बालू की बात करता हूँ, और अगर मैं अब आपसे पूछूं कि बालू आती कहाँ है, सो आप बोलेंगे दोस्तों कि जो बालू होती है वो कहीं ना कहीं नदी नालों से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, नदी नालों से ही हम लोग निकालते हैं, इनकी खुदाई करते हैं और हम जो है सैंड को निकालते हैं। तो सैंड कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हम ज़मीन के अंदर से खुदाई करके ही निकालते हैं। जो हमारे बड़े बड़े नाले हैं, नदियाँ हैं, इनकी तली से हम लोग क्या करते हैं, जो है सैंड का खनन करते हैं। ठीक है, इसकी माइनिंग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सैंड कहीं ना कहीं हो सकता है वाटर के कांटेक्ट में रही होगी कि नहीं रही होगी। तो कहीं ना कहीं आपका जो सैंड है उसमें हो सकता है घोंगे आ जाएं। घोंगे सभी लोग समझते हैं, सैल भी सभी लोग समझते हैं। इसमें सिल्ट भी आ सकती है, मिट्टी भी आ सकती है, इसमें मृतिका भी आ सकती है, और कहीं ना कहीं कार्बनिक पदार्थ भी आ सकते हैं आपके। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ भी आ सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे लोहे पाइराइट की, तो लोहे पाइराइट भी आपका जो है यहाँ पे एग्रीगेट के अंदर जो है आ सकता है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपका जो एग्रीगेट रहेगा, आपका जो गिट्टी है, जो आपका बालू है, उसको यहाँ पे डिफेक्ट करेगा। तो यही वो सारे के सारे आपके डेलिटीरियस मटेरियल हैं जो एग्रीगेट को प्रभावित करेंगे, यानी उसको कमज़ोर बनाएंगे। और जब आपका एग्रीगेट कमज़ोर रहेगा तो फिर उस एग्रीगेट से आपको बनानी है कंक्रीट। तो कंक्रीट कहीं ना कहीं आपकी जो है डिफेक्ट हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं आपकी कमज़ोर स्ट्रेंथ वाली बनेगी। तो हम वो नहीं चाहते। ठीक है, तो इन्हीं मटेरियल्स को हमको कहीं ना कहीं जो है दूर करना है इस एग्रीगेट से। ठीक है, चलिए अब हमने ये तो जान लिया कि ये आते कहाँ से हैं। ओके, अब जानना ये है कि अगर ये मान लो हमारे एग्रीगेट में आ भी गए हैं तो इनसे क्या प्रभाव पड़ेंगे हमारे एग्रीगेट को या फिर हमारे कंक्रीट को। तो दोस्तों ये क्या क्या प्रभाव डाल सकते हैं ये थोड़ा सा जान लीजिए। तो आपको पता है कि अगर आप एग्रीगेट लिए हुए हैं तो आप एग्रीगेट से कंक्रीट बनाएंगे। ठीक है, और कंक्रीट बनाने में आपने कहीं ना कहीं सीमेंट तो जरूर डाला होगा। तो हो सकता है सीमेंट जो आपने इसमें डाला हुआ है, सीमेंट से ये लोहे पाइराइट आगे रिएक्शन कर ले। हो सकता है कुछ ना कुछ कार्बनिक पदार्थ अगर हैं तो हो सकता है वो सीमेंट से क्रिया करें, क्योंकि सीमेंट में भी तो आपके बोगस कंपाउंड होते हैं, एलाइट, बेलाइट, सेलाइट, फेलाइट। तो कहीं ना कहीं इनसे रिएक्शन करेंगे। तो हो सकता है कि जो हाइड्रेशन होने वाला है सीमेंट का वो हो सकता है डिले हो जाए, ये जो हाइड्रेशन की प्रोसेस है वो ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, इसके बाद ये हो सकता है कि जो सीमेंट के अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है कि वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट को, यानी कि सारे के सारे जो संघटक हैं, बालू हो गया, गिट्टी हो गया, इन सबको आपस में बांध के रखता है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाए, ये भी तो हो सकता है। और जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी कि उसका हाइड्रेशन अच्छा ना हो, उसकी बॉन्डिंग अच्छी ना हो, तो फिर स्ट्रेंथ तो अच्छी हो ही नहीं सकती, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ भी इसकी कम हो सकती है, यानी जलीयोजन क्रिया प्रभावित होगी, इसका बॉन्डिंग अच्छा नहीं होगा, इसकी स्ट्रेंथ अपने आप कम हो जाएगी। और कहीं ना कहीं जो उत्फुल्लन का यहाँ पे एक प्रभाव पड़ता है, सबसे बड़ा प्रभाव, वो भी यहाँ पे हमको कंक्रीट में देखने को मिलता है। ठीक है, जिसको हम लोग एफ्लोरेसेंस इफेक्ट कहते हैं। और ये प्रभाव क्या होता है, तो जैसे दीवारों में आपने प्लास्टर कर दिया, सपोज बालू थी आपकी और उसमें कुछ आपके कार्बनिक पदार्थ थे, तो वो कार्बनिक पदार्थ फिर क्या करेंगे कि जो वातावरण में नमी होती है उसको सोखना शुरू कर देती है। ठीक है, और जब नमी को सोखेगी तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं आपका प्लास्टर जो कर रखा है वो कहीं ना कहीं झड़ने लगेगा। आपने देखा भी होगा दीवारों में आपका उत्फुल्लन का जो ये गुण है वो देखने को मिलता है कभी कभी। ठीक है, जिसको एक शब्द से बोला जाता है, नुन बोला जाता है। ऐसे कुछ नुन करके एक शब्द यूज़ होता है हम लोगों का।
जिसमें बोलते हैं कि दीवार में नून लग गया, ठीक है, तो क्या होता है कि दीवार आपकी झड़ करके गिरने लगती है उस जगह से, तो वो इसी इफेक्ट के कारण होती है। और वो तभी देखने को आपको मिलेगा जब आपका कहीं ना कहीं एग्रीगेट खराब है, आपका सीमेंट खराब है, तभी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि ये सारी चीज़ें हमारे एग्रीगेट के अंदर हो, हमारी कंक्रीट के अंदर हो, ठीक है। चलिए, तो ये हमने देखा कि कहाँ से ये आ सकते हैं और इनका क्या क्या प्रभाव हो सकता है। अब ये समझेंगे कि इनको दूर कैसे करें, ठीक है। तो इनके लिए बेसिकली कोई टेस्ट नहीं किया जाता, बस एक छोटी सी बात ध्यान में ये रखी जाती है कि जो एग्रीगेट हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो बालू हो या फिर दूसरी कोई चीज़, तो उसमें अगर हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि हमारे घोंगा है, सेल है, सिल्ट है, मृतिका है, ये सब चीज़ें, तो हम एक ही कोशिश करते हैं कि फिर उस एग्रीगेट को हम धो करके यूज करें। अगर हमको उससे कंक्रीट बनानी है तो फिर कहीं ना कहीं हमको इसको धो करके यूज करना चाहिए। धोने से होगा क्या कि ये सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी, ठीक है, धोने से पानी के साथ बह जाएंगी, ठीक है। और फिर भी अगर कुछ ना कुछ हम कह सकते हैं ये पदार्थ रह जाते हैं तो भी चलेगा, लेकिन कितना चलेगा, 5%। अगर आपका एग्रीगेट का वेट का 5% भी अगर ये मान लीजिए आपके डेलेटीरियस मटेरियल हैं एग्रीगेट के अंदर, तब भी ये चलेगा, लेकिन इससे अधिक नहीं होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से ये टेस्ट होता है। हालांकि इसको टेस्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ये जान सकते हैं हम कि हम इन पदार्थों से कैसे बच सकते हैं, कैसे इन पदार्थों को दूर किया जा सकता है, और ये पदार्थ आते कहाँ से हैं, ठीक है, कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं, और ये हमारे एग्रीगेट पे या हमारी कंक्रीट पे किस तरीके से प्रभाव डालते हैं। तो ये था कुछ छोटा सा टॉपिक था जो कि मैंने लगभग 4 से 5 मिनट में इसको फिनिश कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं और यही आपको लिखना है, ठीक है। और अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लोगे तो थोड़ा सा आगे भी आपका यूज़ होगा इसका। अभी बताएंगे आगे, जब आगे के चैप्टर्स पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इन सब का यूज़ होने वाला है, ओके। तो ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मिलावे में क्षतिकर पदार्थों का क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो आप ये सब लिख सकते हो, पॉइंट बना के हेडिंग बना लेना, इनके बारे में लिख देना, ठीक है। जल योजन से क्या होगा, बंधन कमजोर, सामर्थ्य कम हो जाएगी, और उत्फुल्लन का जो गुण है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये अपने नॉलेज के लिए भी आप याद कर सकते हो, ओके। चलो, तो फिर ये टेस्ट भी आपका लगभग कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब बचा है केवल एक टेस्ट, जो कि है आपका कौन सा, अब आपका कौन सा टेस्ट बचा हुआ है दोस्तों, अब आपका टेस्ट नहीं बचा हुआ है, अब आपका बचा हुआ बकलिंग ऑफ सैंड, यानी कि बालू का फूलना क्या होता है। तो ये आपको अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। हालांकि जब हमने वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट ऑफ एग्रीगेट पढ़ा था तो हमने वहाँ पे आपको गिट्टी के लिए बताया था, लेकिन बताया था बालू में ये टेस्ट नहीं किया जाता, वहाँ पे बालू के लिए बालू की बकलिंग पढ़ी जाती है, यानी कि बालू का फूलना, ठीक है। तो वो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों अगले लेक्चर में। तो ये लेक्चर कैसा लगा ये बताइए मुझे कमेंट में, लाइक करिए वीडियो को फॉर मोटिवेशन, और दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर करो, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।